Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to online classes, Superior Group of Colleges, मियां वाली कैंपस। बेटा लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारे पास हिस्टेरेसिस लूप और वो चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी ये MCQs। तो हम MCQs को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो MCQs है वो है ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, इट्स स्ट्रेन इज। हमारे पास एक वायर है, उसको हमने स्ट्रेच किया है, उसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो लेंथ थी वो L थी, उसके बाद जब हमने इसको स्ट्रेच किया वो 2L हो गई। हमारे पास उसकी लेंथ 2L हो गई। अब वो 2L हो गई तो उसके बाद हमने बताना है कि उसकी स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो स्ट्रेन होता है वो बराबर होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ हमारे पास कितनी है, तो चेंज इन लेंथ निकालने के लिए हमारे पास जो 2L है माइनस L है, जो स्टार्ट का L था और जब हमने इसको खींचा तो वो 2L हो गया। तो हमारे पास नतीजे में जो डेल्टा L की वैल्यू आई है वो L आई है। तो L डिवाइडेड बाय L, तो हमारे पास डेल्टा L की वैल्यू क्या है, L डिवाइडेड बाय L, दैट इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो 1 आ जाती है। तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। पहले का आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये बी ऑप्शन 1। दूसरा हमारे पास विच ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्वॉल्व इन कंप्रेसिंग ऑफ ए रॉड डिक्रीज इट्स लेंथ। जब हम एक रॉड को कंप्रेस करते हैं या तो उसकी जो लेंथ में इजाफा होता है या कमी जो आती है वो किस वजह से आती है। अब देखें जो लेंथ है, लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो बेसिकली हमारे पास मॉडुलस, यंग मॉडुलस की वजह से आ रहा होता है। बल्क में जो चेंज होता है ना वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से होता है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो हमारे पास एक रेशो होती है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट नहीं है बल्कि हमारे पास एक क्या है, यंग मॉडुलस है। ठीक हो गया जी। तो ये ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच वन इज़ फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। पहले पे हमारे पास सॉफ्ट आयरन है, दूसरे पे निकल है, कॉपर है, नन ऑफ दीज है। तो इसमें से हमारे पास जो सॉफ्ट आयरन है वो भी फेरोमैग्नेटिक होता है और इसी तरह हमारे पास जो निकल होता है वो भी फेरोमैग्नेटिक होता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास ठीक हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इफ़ बोथ द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द रॉड आर डबल। वो क्या कह रहा है कि हमने लेंथ और रेडियस है रॉड के उसको डबल कर दिया है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा, डबल हो जाएगा, क्या होगा। अब देखिए मॉडुलस बेसिकली हमारे पास एक रेशो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का। ये डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। जब डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मटेरियल है वो सेम रहेगा, उसकी कोई मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो मॉडुलस हमारा उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन है जी। पांचवा है जी हमारे पास क्यूरी टेम्परेचर इज़ ए पॉइंट वेयर। अब वो टेम्परेचर होता है जिस पर वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो ये वो टेम्परेचर होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ना सी, फेरोमैग्नेटिज्म चेंजेस टू पैरामैग्नेटिज्म, तो हम इसको सी ऑप्शन को क्या करेंगे, टिक करेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एक केबल है जिसको स्ट्रेच किया गया है। ए केबल ब्रेक्स इफ स्ट्रेच बाय मोर देन 2 mm। जब हम उसको 2 mm से ज़्यादा खींचते हैं ना तो वो टूट जाती है। इट इज़ कट इनटू 2 इक्वल पार्ट। उसके 2 इक्वल पार्ट बनाए गए हैं काट कर। हाउ मच आइदर पार्ट कैन बी स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग। अब वो पूछ रहा है हमसे कि
उसका जो एक पार्ट है हम उसको कितना खींच सकते हैं कि वो ब्रेक ना हो। तो हमारे पास देखें जो चेंज इन लेंथ आ रहा है वो 2 mm का, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 2 mm। अब डेल्टा एल की वैल्यू 2 mm गिवन है तो हमारे पास ये फार्मूला है जी, इसका ये सोल्यूशन है। हमारे पास फार्मूला होता है यंग मॉडुलस का कि y बराबर एफ एल ओवर डेल्टा एल इंटू ए। अब ए की जगह हम लिख सकते हैं एरिया पाई आर स्क्वायर, तो उसकी जगह पाई आर स्क्वायर लिखा गया है ए की जगह। अब हमने फाइंड करना था डेल्टा एल, जो कि जब लेंथ चेंज हुआ उसका, जब लेंथ उसका हाफ हुआ हमने उस वक्त वो फाइंड करना है। तो वो डेल्टा एल प्राइम हम उसको कर लेते हैं डेल्टा एल प्राइम, और एल प्राइम क्या हो जाएगा हमारे पास l/2, क्योंकि हमने उसको दो आधे आधे हिस्सों में काट लिया है। तो हमारे पास जी वैल्यू डेल्टा एल प्राइम की आ जाएगी जी एफ एल, अब यहाँ पर आएगा एफ एल प्राइम ओवर वाई पाई आर का स्क्वायर। एल प्राइम की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, एल प्राइम की वैल्यू है l/2, तो यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा एफ एल ओवर 2y पाई आर का स्क्वायर। अब 2 पड़ा रहने दें यहीं पर। अब ये सारा का सारा बन गया है हमारे पास डेल्टा एल, क्योंकि ये सारा का सारा नीचे वाला जो है ना ये सारा का सारा डेल्टा एल बन जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी एफ एल ओवर वाई पाई आर का स्क्वायर इंटू 2। तो 2 हम अलहदा कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1/2 अलहदा कर लिया ओवर डेल्टा एल प्राइम ओवर 2। तो ये डेल्टा एल प्राइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डेल्टा l/2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2/2 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ये थे जी MCQs। हम बात कर लेते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन की। कंसेप्ट जो क्वेश्चन है जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास evaluate the importance of strength and stiffness in a design contest। हम अब ये जो स्ट्रेंथ क्या होता है और स्टिफनेस क्या होती है, देखें स्ट्रेंथ और स्टिफनेस ये बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की। हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विथस्टैंड एन अप्लाइड फोर्स, यानी कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर तो वो विथस्टैंड करता है, मींस के ब्रेक नहीं होता। अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा इसका मतलब है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, वो स्ट्रेंथिड है। दूसरी हमारे पास है स्टिफनेस। स्टिफनेस भी इसी तरह की एक प्रॉपर्टी है कि एबिलिटी टू रेजिस्ट बेंडिंग, कि हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया लेकिन उसने बेंड होने से रेजिस्ट किया, मींस के सिंपल अल्फाज में इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वो डिफॉर्म्ड नहीं हुआ, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आया, उस प्रॉपर्टी को हम स्टिफनेस का नाम देते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी ब्रिज को बनाने के लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर होता है, उसके लिए ये दो प्रॉपर्टीज़ होना बड़ी ज़रूरी हैं। पढ़ लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। वैरायटी ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ फॉर डिज़ाइनिंग कबोर्ड, विंडोज़, फ्रेम्स, गर्डर्स, gates, and also for industrial purpose properties like strength and stiffness, hence there can be key importance। अब ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर इनकी बड़ी इम्पोर्टेंट है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बड़ी अहमियत के हामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, डिस्कस दी सुपर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर इज ए मटेरियल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर विदाउट नो रेजिस्टेंस। इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को
एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट नो रेजिस्टेंस, उनको हम सुपर कंडक्टर्स का नाम देते हैं। इसका मतलब ये है कि हीट, साउंड और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी वुड नॉट बी रिलीज फ्रॉम द मटेरियल व्हेन इट हैज़ रीच क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। जब वो बन जाता है ना सुपर कंडक्टर, तो हमारे पास कोई हीट, कोई साउंड और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो ये सुपर कंडक्टर की खासियत है, यानी कि एनर्जी डिसिपेट नहीं होती। अब ये जो सुपर कंडक्टर है ये हमारे पास जो MRI की मशीन्स हैं उसके अंदर यूज़ होते हैं। इसी तरह एंड इट डज नॉट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू ट्रांसमिशन लाइंस। जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, उन्हें कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा, ट्रिमेंडस एडवांटेजेस have been made in producing materials that become superconductor at relatively high temperature। अब ये जो सुपरकंडक्टर बेसिकली ये लो टेम्परेचर के ऊपर जाकर बनते थे, लेकिन ये एक एडवांटेज है कि सुपरकंडक्टर हमारे पास हाई टेम्परेचर के ऊपर भी लाई किए जाते हैं या मौजूद होते हैं। आजकल ऐसी भी कोशिश की जा रही है कि जो सुपरकंडक्टर है रूम टेम्परेचर पे हमें मिल जाए, यानी कि आम जिस तरह हमारी ज़िंदगी होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हर चीज़ें लाई कर रही होती हैं, इस डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी आपको कुछ इस तरह के मटेरियल मिल जाएं जो सुपर कंडक्टर हों। दिस इज़ होप दैट द रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर में सम डे बी मैन्युफैक्चर। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन सुपर कंडक्टर ऐसे बन जाएं जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर भी कारामद हो। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिस्टलाइन अमॉर्फस पॉलीमर सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर। आप अगर देखना चाहते हैं तो उनको दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं। तो हम अल्टीमेटली जाएंगे जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ क्या कहता है जी? हुक्स लॉ स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हुक्स लॉ कहता है कि आपके पास जो इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उसको हम हुक लॉ कहते हैं। और इनकी जो रेशो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट के बराबर होती है, उसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। और ये होती है हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के, और इसके जो यूनिट हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज देयर एनी डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ ए 20 मीटर स्टील गार्डर व्हेन स्टैंडिंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। वो पूछ रहा है कि हमसे कि आपके पास एक 20 मीटर का स्टील गार्डर है, आप उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं या वर्टिकली प्लेस करते हैं, तो क्या उसकी लेंथ में कोई डिफरेंस आता है? जी बिल्कुल आता है। वो इस तरह कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेस होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब यानी कि स्ट्रेस और एरिया का इन्वर्सली रिलेशन है। एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस कम होगा, एरिया कम होगा तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। जब हम रॉड को हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे
तो डेफिनेटली उसका एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा तो स्ट्रेस पर कोई इफेक्ट इतना नज़र नहीं आएगा, स्ट्रेस का इफेक्ट, जिसकी वजह से उसकी लेंथ खातिर खा कोई उसकी लेंथ में खातिर खा कोई इजाफा नहीं होगा। दूसरी बात, अगर वर्टिकल उसको खड़ा करते हैं तो वर्टिकल में हमारे पास उसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा लेकिन स्ट्रेस बढ़ जाएगा। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से उसका वेट बढ़ जाएगा। वेट का मतलब उसके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, स्मॉल एरिया पर बोझ ज़्यादा हो जाएगा। जब बोझ ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ इजाफा हो जाएगा। ठीक हो गया जी, पढ़ देते हैं। एज अ फोर्स इज दैट इन केस is weight. So when the steel girder is placed in the horizontal position, the force acting on it will distribute itself on the wider area of the girder, and so there will be no change in the length of the steel girder. But when the placed vertically, then the same force will act along its length on its cross-section area, which is smaller than the horizontal. So the difference of length become ग्रेटर इन दिस केस, इसकी वजह से उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टील रीइंफोर्सिंग इज यूज इन कंक्रीट बीम्स टू प्रिवेंट क्रैकिंग। एक्सप्लेन वेयर द स्टील रीइंफोर्सिंग शुड बी प्लेस्ड इन ए कंक्रीट बीम। वो कह रहा है कंक्रीट बीम को हम स्टील को हम प्लेस करते हैं कंक्रीट बीम्स के अंदर ताकि हम क्रैकिंग से बच सकें। ऐसा क्यों किया जाता है, उसकी वजह बतानी है। देखें, हमारे पास वेल कॉम्बिनेशन बनाया जाए ना स्टील का और कंक्रीट का, वो रीएनफोर्स करते हैं किसको? कंक्रीट को। अगर खाली कंक्रीट का बना देंगे ना और उसमें स्टील नहीं डालेंगे तो वो इतना मजबूत नहीं होगा। जब हम स्टील और कंक्रीट को मिक्स करके बनाएंगे तो वो उसको क्या करेगा? रीएनफोर्स करेगा। ठीक हो गया। द रीएनफोर्सिंग स्टील रॉड आर वेरी सिग्निफिकेंट इन ह्यूज स्ट्रक्चर। अब बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने हो तो हम स्टील को रीएनफोर्स करते हैं कंक्रीट के साथ मिलाकर। ओनली कंक्रीट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द शियर स्ट्रेंथ। अब देखें, सिंपल अगर कंक्रीट हम यूज़ करेंगे ना तो वो इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा। रीएनफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड द ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी। ये हमें क्या करेगा? एक ग्रेट स्ट्रेंथ और सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टील रीएनफोर्समेंट शुड बी यूज्ड इन कंक्रीट बीम ड्यू टू देयर स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन डिज़ाइन। इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग, श्रिंकेज, टेम्परेचर चेंजेस, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है इस वजह से, ताकि बिल्डिंग जो है ना मजबूत बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। 10वें क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। दूसरा है इन व्हाट वे डज ए मटेरियल बिहेव इफ इट ओबे हुक्स लॉ। दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर वो हुक लॉ ओबे करता है कोई मटेरियल तो वो किस तरह बिहेव करेगा। ठीक हो गया। पहली बात देख लेते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। इलास्टिक लिमिट्स कैन बी डिफाइंड एज मैक्सिमम स्ट्रेस which a material can endure without any permanent change in shape or dimension। अब ये वो लिमिट होती है जिस पर किसी चीज़ के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और उसकी शेप चेंज तो हो रही है, लेकिन जब हम वो हटाते हैं फोर्स तो वो दोबारा से अपनी जगह पर वापस आ जाती है। उसको हम इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं। ठीक है, उसमें कोई परमानेंट चेंज नहीं आता, और इसी इलास्टिक लिमिट को हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यील्ड पॉइंट भी। अब हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ जैसे कि हमने पहले ऊपर पढ़ा
कि हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक डायरेक्टली रिलेशन को शेप को शो करता है हुक्स लॉ एक ख़ास लिमिट में, और ख़ास लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट है। और ये E बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की। दूसरी बात ये हो गई जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कास्ट आयरन बीम आर यूज इन ब्रिज एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। The lower part of the beam is thicker than the upper part. Why is it better for the lower part of the beam to be thicker than the upper part? Given reasons for your answer include a reference to the tensile and compressive strength. कास्ट आयरन बीम एक ख़ास किस्म का एक मटेरियल बनाया जाता है, उसके आगे हम बात करते हैं वो होता क्या है कि बड़े बड़े ब्रिजेस के अंदर, बिल्डिंग के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन जब की जा रही होती है। तो उसका जो लोअर पार्ट होता है ना वो ज़्यादा थिक होता है, जबकि अपर पार्ट ज़्यादा थिन होता है। उसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों बनाया जाता है उसको? तो आपने रीज़न देनी है कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ को मद्देनज़र रखते हुए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कास्ट आयरन की क्या होता है। ए हार्ड ब्रिटल नॉन मेलिएबल आयरन कार्बन अलॉय, ये एक किस्म का अलॉय है। ब्रिटल नॉन मेलिएबल आयरन कार्बन का अलॉय है, कास्ट इनटू शेप कंटेनिंग, और इसकी शेप जो है 2 से 4.5% कार्बन रखती है, 0.5 to 3% सिलिकॉन रखती है, एंड लेसर अमाउंट ऑफ सल्फर रखती है, और मैग्नीज रखती है, फास्फोरस रखती है। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? कास्ट आयरन बनाती हैं। ये तो एक बात हो गई इसकी कि ये होता क्या है। बेसिकली हमारा जो सवाल है वो ये है कि उसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो थिक क्यों होता है ऊपर वाले हिस्से से। मेकिंग द लोअर पार्ट ऑफ द बीम मेड थिकर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द बीम। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेस होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। उसका जो नीचे वाला एरिया बनाया जाता है वो थिकर बनाया जाए, मोटा बनाया जाता है, थिक बनाया जाता है ताकि एरिया बढ़ जाए। अगर एरिया बढ़ जाएगा तो स्ट्रेस डिक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेस डिक्रीज हो जाएगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कम हो जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस कम होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए ये सारा काम किया जाता है। पढ़ लेते हैं। मेकिंग द लोअर पार्ट ऑफ द बीम मेड थिकर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द बीम, देयरफॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस decreases on the lower part of the cast iron. कंप्रेसिव स्ट्रेस डिक्रीज हो जाता है एरिया बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से ये हेल्प करता है, इंक्रीज करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। तो ये था लास्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट बेहतर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।